ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष रजक, एसजी बर्वेनगर म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। आप सभी इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आज हम सभी बच्चे मैथ्स 1 के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैथ्स 1 का पोर्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, यानी कि हमने रिवीजन भी कर लिया एक बार। अब हम सिर्फ क्या बताएंगे आपको, पेपर पैटर्न, पेपर में क्या क्या आता है, कौन सा प्रश्न कैसे करना है, कितने समय में करना है, और उसकी 3 कैटेगरी में बताऊंगा। वो कैटेगरी बाद में बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि पेपर आता कितने कैसा है। बराबर है, पेपर कैसे आता है, पेपर क्या लिखा रहता है। तो एक नमूने के तौर पर देखो, मैं एक क्वेश्चन पेपर बताता हूं जो बोर्ड का लास्ट ईयर का पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है। देखिए, इस तरह का पेपर रहता है। इसमें सारी सूचनाएं आपको पढ़नी रहती है। ये सूचना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। देखो, सभी प्रश्न आवश्यक है। गणक यंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कैलकुलेटर नहीं है। प्रश्न के दाईं ओर संख्याएं पूर्ण अंक दर्शाती है। एमसीक्यू प्रश्न 1A, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मेरा टॉपिक है। प्रश्न 1A के लिए पहले प्रयास के उत्तर को अंक दिए जाएंगे। एमसीक्यू उप प्रश्न क्रमांक लिखकर उत्तर लिखते समय विकल्प को A, B, C अथवा D या अक्षर लिखना है। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैं भी पहले आपको ये पेपर मैंने बता दिया, ये बोर्ड का पेपर है, लास्ट ईयर का पेपर है। ये इस तरह से पेपर आपके पास आता है। मैं आपको अभी एक पेपर पैटर्न बताता हूं कि इस पेपर पहले कितने नंबर का रहता है और उसका पैटर्न क्या रहता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपने पास ये पेपर रहता है 40 मार्क्स का। मार्क्स रहता है 40, बराबर है। 10 प्रश्न, 10 नंबर इंटरनल रहता है। ये अलजेब्रा का बता रहा हूं, ये दोनों हो गए 50 मार्क्स। देखो, 40 मार्क्स आपके पास आएगा पेपर में। ये पेपर में यहाँ पे मार्क्स लिखा है 40 पार्ट 1 का, और 10 मार्क्स इंटरनल जो रहता है उसका। ये दोनों मिला के 50 मार्क्स का आता है। और सेम एज इट इज मैथ्स 2 का भी रहता है, प्लस 40 प्लस 10, ये 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। ये इस तरह से 100 मार्क्स का पेपर रहता है। अभी इसमें भी आपको पासिंग के लिए 35 मार्क्स ही चाहिए, बराबर है। वो तरीका मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। खाली मैं आज 2-3 तरह के, मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी के स्टूडेंट की बात मैं बताऊंगा। तो तीनों की तरह अलग अलग तरह से क्या होता है, एक विधि होती है कैसे उनको करना है, स्टडीज के लिए किस तरह से स्टडी करनी है। तो अभी हम वो बताएंगे आपको। अभी तो ये मैंने आपको बताया, मैथ 1 में 40 मार्क्स का थ्योरी रहता है, 10 नंबर का क्या रहता है, इंटरनल रहता है, मिला के 50। सेम एज इट इज मैथ्स 2 में भी रहता है, मिला के 50 हो गए, और ये 100 मार्क्स होते हैं। ये तो हमारा हो गया नंबर का। टोटल मार्क्स 40, 40, 80। अभी आपको मैं ये बता रहा हूं कि पेपर पैटर्न कैसा रहता है, पेपर क्या क्या आता है, किस तरह से आता है, और कैसे लिखना है। जो आज मेरा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1A, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है। इतना सरल है कि आपको, और दूसरी बात है, जो भी आप क्वेश्चन हल करोगे, पेपर हल करोगे, सॉल्व करोगे, तो पेपर के लिए इसमें समय दिया रहता है। समय दिया रहता है 2 आवर्स, 2 घंटे दिए रहते हैं। 2 घंटे में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि मुझे पहले प्रश्न में कितना टाइम देना है, दूसरे में कितना समय देना है, तीसरे में कितना, चौथे में कितना, और पांचवे में कितना देना है, बराबर है। और उतना समय देने के बाद भी कम से कम 15 से 20 मिनट आपके बचने चाहिए लास्ट में रिवीजन करने के लिए, कि भाई हमारा कहीं गलती नहीं है या कोई प्रश्न छूट गया है, तो उसको हमको रिवीजन करने के लिए 15 से 20 मिनट रहता है। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा मैं आपको। टाइम मैनेजमेंट आज मैं सिर्फ आपको पेपर पैटर्न क्या आता है, कैसे आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको पेपर का बता दिया। ये पेपर ये इस तरह से रहता है, बराबर है, इस तरह से रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। नहीं आता है बात अलग है, अटेम्प्ट तो कर सकते हो आप, अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। अभी उसमें जो पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, उसमें 2 भाग रहते हैं, ए और बी। प्रश्न क्रमांक जो 1 है उसमें ए और बी है। अभी उसमें 2 भाग होते हैं। पहला है बहुपर्याय, उसको बोलते हैं एमसीक्यू भी बोल सकते हैं आप, एमसीक्यू, यानी कि 4, एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहते हैं, उसमें से एक विकल्प चुनकर आपको लिखना है। इसके प्रत्येक के 1 अंक होते हैं, प्रत्येक के 1 अंक होते हैं। इसमें अंक दिए रहते हैं 4, प्रत्येक के ऐसे 4 प्रश्न रहते हैं, और
अंक होते हैं 4। विकल्प सहित कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। इसमें जो विकल्प रहता है वो भी उसके 4 ही प्रश्न अंक के रहते हैं। ये हो गया 4 नंबर का। यानी कि एमसीक्यू बहुपर्यायी प्रश्न, जो प्रत्येक प्रश्न यानी 4 प्रश्न रहते हैं, आपको प्रत्येक का मार्क्स कितना रहता है? 1, और कितने अंक रहते हैं? 4, विकल्प सहित 4। अभी दूसरा प्रश्न है बी, पहले का बी, उसमें 4 ही प्रश्न दिए रहते, 4 में से 4 करना रहता है, 4 में से 4 उप प्रश्न हल कर रहते, प्रत्येक के 1 मार्क्स रहते हैं, और ये हो जाते हैं 4 नंबर। और ये 4 4 कितने हो? यहाँ पे भी विकल्प सहित 4 मार्क्स आते हैं। बराबर है? ये ध्यान में रखो, मैं आपको लास्ट में टोटल करके बताऊंगा। आपको पहले ये ध्यान देना है, आपको पासिंग के लिए कितना चाहिए। देखो, मेरा मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं ये पहला प्रश्न है, इतना इजिली आपको बता दूंगा, इतना मतलब कॉन्फिडेंस में आपको आ जाएगा ना कि 8 नंबर आपकी जेब में रहेगा। 8 नंबर आपकी जेब में रहेगा, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो पहला प्रश्न हो गया। अब मैं दूसरा प्रश्न बताता हूं। दूसरा प्रश्न है, इसमें 3 में से 2 कृतियां पूर्ण करनी थी। कृति आपको मालूम है, जैसे कि उसको बोलते हैं ना, मतलब प्रश्न दिए रहते हैं, हल किए रहते हैं, उसमें छोटा सा एक खाना रहता है, इस तरह से एक खाना बना लेते हैं। बराबर है? तो उसमें आपको विकल्प लिखना रहता है। यो भी बताऊंगा मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, अभी एसएससी बोर्ड ने बताया हुआ है कि आप क्या करते हो, ये खाना ना बनाकर पूरे के पूरे प्रश्न को हल कर देते हो, लेकिन आप ये बॉक्स नहीं बनाते हो। तब भी क्या होता है, कुछ एग्जामिनर उसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लेते हैं, या आपका आधा नंबर 1 नंबर काटते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ये वाला प्रश्न पे ज्यादा ध्यान दूंगा, प्रश्न दूसरे ए पर, कि ये आपको हल करना, कहीं भी हल करो। और दूसरी बात, मैथ्स 1 में जब आप हल करते रहोगे, देखो मेरे पास बोर्ड का पेपर है, मैथ्स 1 में या मैथ्स में जब भी आप हल करोगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन खींचकर क्या करते हैं, वो लोग हल रफ करते हैं, कहीं कोई नीचे करता है। नो वे। बराबर है? एकदम लास्ट का पन्ना ले लो, लास्ट पन्ना, आखिरी पन्ना, उस पे रफ लिखने का, उस पे हल करो, और ये क्या करो, खाने को भरो। इसमें भरना है, जैसे इसमें 3 संख्या आती है तो 3 लिखो, 4 आता है, जो भी आता है उसको भरना है आपको। हल करो रफ में, और यहाँ पे लिखना है। तो वो कितना होता है, 3 में से 2 कृतियां पूर्ण करनी रहती है, और प्रत्येक का मार्क्स रहता है 2। ये प्रत्येक के 2 2 नंबर रहते हैं, 2 नंबर रहते हैं, ये प्रत्येक के 2 नंबर रहते हैं। अंक कितने हो जाएंगे? 4। ओके। और ये विकल्प कितने होते हैं? ये 6 नंबर के होते हैं। यानी कि 3 प्रश्न रहते हैं, 3 प्रश्न में से 2 आपको हल करने रहते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर विकल्प का बढ़ जाता है, तो 6 नंबर हो। अब इसके बाद दूसरा बी है, 5 में से 4 उप प्रश्न हल करने हैं। दूसरे बी में से 5 में से 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स, प्रत्येक के 2 मार्क्स होते हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया। बराबर है? और विकल्प 4 दूनी, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया, प्रत्येक के 2, और यहाँ पे 4 करना है, तो 4 दूनी 8। ओके। और विकल्प के साथ कितने हो जाते हैं यहाँ पे? 10। देखो, 3 में से 2 करने थे, 2 दूनी 4, या विकल्प के साथ कितने हो गए? 6। यहाँ पे 5 में से 4 प्रश्न आपको हल करने हैं, और हल करना है तो उसमें 2 चौके 8, यानी कि 8 नंबर यहाँ आ गए, और विकल्प के साथ कितने हैं? 10 नंबर। मैं आपको बताऊंगा कहां कहां ज्यादा ध्यान देना है, पहले इसको देखते हैं। कृति पूर्ण करनी है, कृतियां सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बढ़िया चीज है। कृति को पूर्ण करने के लिए आपकी किताब में जितनी कृतियां दी गई है, उसको एक कॉपी में या एक पन्ने में अच्छी तरह से एक जगह पे लिख दो, बस। देखो, उसको आपको मैं बताऊंगा तरीका। 2 में से 1 कृति पूर्ण करनी है, प्रत्येक के अंक कितने हैं? 3। प्रत्येक के अंक 3 है, और ये अंक हो जाएंगे 3, विकल्प के साथ कितने हो जाते हैं? 6। इसके बाद है प्रश्न तीसरे का बी, 4 में से 2 उप प्रश्न हल करने हैं। इसके भी प्रत्येक के अंक कितने हैं? 3 अंक है, तो 3 दूनी 6, और विकल्प के साथ कितने हैं? 12। देखो, इसमें 4 में से 2 प्रश्न हल करने हैं। बराबर है? अभी इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा आ गया। प्रत्येक के 4 अंक है, ये 4 ही आएगा, और ये 2 करने हैं, तो 4 दूनी 8 हो गए, और 3 दिए तो 4 के 12 मार्क्स हो गए। इसी प्रकार से होता है। 5वां प्रश्न दिया रहता है, 2 में से 1 उप प्रश्न हल करना है, प्रत्येक के 3 नंबर रहते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आएगा 6। अभी सबको हमको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है कि कितने नंबर का पेपर होता है, और विकल्प के साथ कितने नंबर के आते हैं। करेक्ट? 4 8 12, 12 8 20,
बराबर है। 20 9 29, 30 7 27, 3 30। देखो 4 8 3 12 8 20 23, 23 और 7 30, 30 और ये 40 हो गए। यानी कि अंक दिए रहेंगे 40, ये अंक आपको इतने करने हैं और विकल्प के साथ आते हैं आपको 60 का, 60 नंबर का आता है विकल्प के साथ। तभी आप बोलोगे विकल्प के साथ मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे इसमें आपको यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं ना, तो प्रत्येक के कितने मार्क्स होते हैं? 2 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही करना था, इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा मिल गया। करेक्ट। अभी ये समझ में आ गया, ये पेपर का मार्क्स दिया है, इतने इतने मार्क्स के पेपर आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बराबर है। अभी ये पेपर पैटर्न सेम है, पेपर पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं किया हुआ है। बाकी के जो डिडक्शन किया हुआ है उसको हम बाद में, पैटर्न आएगा तो उसको बाद में बताएंगे। ये आप लोग अच्छी तरह से लिख लेना है, ये आपको देखना है। पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 प्रश्न रहते हैं, प्रत्येक के विभाग के प्रत्येक के मार्क्स दिए गए हैं। ये मैंने लिख के बताया है, आप लोग लिखते रहिएगा साथ साथ में, दोबारा समय नहीं मिलेगा। ओके। अभी देखो मैं ये मिटा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने परसेंटेज के आते हैं। तो देखो अभी आपको क्वेश्चन कितने कौन कौन से आते हैं। पहला है सरल प्रश्न, इसमें आएगा नंबर 1 सरल प्रश्न आते हैं। सरल प्रश्न ये कितने परसेंटेज आते हैं? इसका परसेंटेज है 40, ये आता है 40% का। जो सरल प्रश्न रहते हैं, सिंपल वाले क्वेश्चन रहते हैं, 40% के रहते हैं। नंबर टू रहते हैं मध्यम प्रश्न, ये मध्यम प्रश्न होते हैं, ये होते हैं 40%। और तीसरा जो होता है ये कठिन होता है, ये होता है कठिन प्रश्न, ये होता है कठिन प्रश्न, ये 20%। ये इस तरह से 100% क्या हो गया, ये आपको इस तरह से पेपर में, पेपर का क्या दिया रहता है, भाग दिया रहता है कि सरल प्रश्न इतने नंबर के आएंगे 40 नंबर, मध्यम प्रश्न 40 के आएंगे, कठिन प्रश्न 40 के आएंगे। अभी मैं हर पार्ट का आपको बताता हूं कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन उस टॉपिक पे पूछे जाते हैं। ओके, ये लिख लिया। आगे पार्ट नंबर 1, पहला 1 है। अभी इसमें जो कटे हुए भाग है, जो जो पार्ट को काट दिया गया है, जैसे चौथा और छठवां पार्ट है वो निकाल दिया गया है, तो उसके जगह पे आपको मैं बताता हूं पर्याय क्या होता है। पहला है 2 4 अंक वाले, तो 2 4 अंक वाले रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण, ये पहला पार्ट है। 2 4 अंक वाले रेखीय समीकरण, ये तो है हमारे पास, ये आता है आपका 12 नंबर का। देखो हाँ, कोविड-19 की वजह से जब 2 पार्ट खत्म किए हैं तो इनका वेटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में? 12 मार्क्स का है तो उसका मार्क्स बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल जो दिया है मैं वो बता रहा हूं आपको, तैयारी आपको किस तरह से करनी है। पार्ट नंबर 2 वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण है, ये दिया है आपको 12 नंबर का। पार्ट नंबर 3 है अंकगणितीय श्रृंखला, अंकगणितीय श्रृंखला, अंकगणितीय श्रृंखला दिया है, ये दिया है 8 नंबर का आपको। चौथा पार्ट आर्थिक नियोजन, जो आपका पूरा कट किया हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट पांचवा बताता हूं, संभाव्यता, संभाव्यता, ये कितने नंबर का है, 8 नंबर का। अभी देखो इसमें 12 और 8 20 नंबर के जो प्रश्न हैं वो इसमें ऐड होते जाएंगे, इसके अंदर ऐड होते जाएंगे, इसके अंदर, इसके अंदर। ओके, तो वो पेपर पैटर्न आपको बाद में बताया जाएगा। अभी आप वेटेज पकड़ो कि इसमें कम से कम इतने मार्क्स से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको पता है, उसका एक आइडिया है। अभी जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरे को ना 2 4 अंक वाले रेखीय समीकरण अच्छी तरह से समझता है, बहुत अच्छी तरह से समझता है, बाकी के कुछ भी नहीं समझ रहा है इसमें से। तो वो बच्चा क्या करेगा, वो 12 नंबर के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न करेगा कि उसको इस पहले वाले, मतलब पहले पार्ट से 12 नंबर उसको किस तरह से मिलना चाहिए। मान लो उसको ये वाला संभाव्यता भी अच्छी तरह से समझ रहा है, तो 12 8 20 नंबर उस बच्चे को बड़ी आसानी से मिल जाता है। समझ में? इसलिए मैंने ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया। अभी बाकी के जो दो पार्ट के जो मार्क्स है वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे, तो वो आपको अच्छी तरह से ध्यान देना। इसी तरह से पार्ट 2 का भी रहता है। ओके, पार्ट 2 का भी इसी तरह से रहता है। मैं अभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 1 पे आता हूं। क्वेश्चन 1 क्या होता है? पहला
प्रश्न 1A, देखो प्रश्न 1A इस तरह से दिया रहता है पेपर में भी, देखो 1A दिया है। अभी उसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित उप प्रश्नों में से सही विकल्प का वर्णाक्षर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्णाक्षर, वर्णाक्षर लिखिए। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पिछली बार ये बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि बच्चों सभी ने बोला, सारे मॉडरेटर ने बोला कि भाई अगर बच्चे ने उत्तर लिखा है तो भी मार्क्स दो, लेकिन चीफ मॉडरेटर ने कहा नहीं, वर्णाक्षर चाहिए। वर्णाक्षर मतलब कैसा होता है पता है आपको? ए, उत्तर मेरा विकल्प है तो ए लिखिए, अगर बी है तो बी लिखिए, सी है तो सी लिखिए, डी है तो डी लिखिए। आप जैसे ए का उत्तर 5 है तो आप ए और 5 लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ए जरूरी है। अगर आपने सिर्फ 5 लिखा है तो ये नहीं चलेगा। मैं अभी आपको बताता हूं किस तरह से क्वेश्चन लिख के आपको उसका आंसर किस तरह से लिखना है। साथ में लिखते रहिए, मैं आपको एक एक प्रश्न बताता हूं। और एक ध्यान में रखना है कि मैं आपको 4 से 8 प्रश्न बताऊंगा। 4 से 8 प्रश्न देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी है। उस सारे प्रश्नों को क्या करना है, आपको उसकी तैयारी करनी है। देखो मैं आपको 2-4 प्रश्न बताता हूं, उसको ध्यान में रखो। और ये विकल्प एकदम सरल है, पहले आप प्रश्न लिखते रहिएगा, उत्तर मैं बाद में लिखूंगा, लास्ट में लिखूंगा, ओके। और एग्जाम के अंदर, एग्जाम में जब भी आप पेपर लिखोगे आप खाली इतना लिखोगे, प्रश्न 1A वर्णाक्षर लिखिए, निम्नलिखित उप प्रश्न में हल करिए, बहुपर्याय ऊंची, ये कुछ भी आपको लिखना नहीं है। आ रहा है समझ में? देखो फिर से बता रहा हूं मैंने टाइम मैनेजमेंट इसलिए बताया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। कितना समय आपका बोर्ड कहता है कि बच्चों का समय यहाँ पे कम लगना चाहिए, वो दूसरे प्रश्नों में जैसे जो प्रश्न कठिन होते हैं उसमें वो समय दे सकता है। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं अभी लिखो कॉपी में, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको वो प्रश्न लिखना नहीं है। फिर से बता रहा हूं, प्रश्न को लिखना अनिवार्य नहीं है। मैं भी प्रश्न लिख रहा हूं, फिर आपको बोर्ड में कैसे लिखना वो बता रहा हूं। देखो पहला है निश्चय पद्धति से, निश्चय पद्धति से युगपत समीकरण x धन y बराबर 3 तथा 3x ऋण 2y बराबर 4 को हल करने के लिए d बराबर कितना होगा, d का मान ज्ञात करना है। युगपत समीकरण से d वाले ना क्रेमर के नियम से आप लोग हल करते हैं। देखो इसमें 3 विकल्प दिया गया है। विकल्प ए, ये इस तरह से दिया हुआ है 51, विकल्प बी दिया हुआ है ए, विकल्प सी दिया हुआ है -5, विकल्प डी दिया है आपके पास ऋण 1। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। देखो मैं इसको पहले आपको, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर का है, इतना जो दिया है ना क्वेश्चन पेपर में दिया है, बराबर है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि अगर मान लो, देखो मेरा तरीका याद रखो कि मैं क्या करता हूं, बच्चों को बताता हूं, मैं कहता हूं कि बच्चों लोग आप लोग क्या करो, जितने विकल्प आपके पास आते हैं सारे क्वेश्चंस बुक में से आप निकाल लो, उस टाइप के, हाँ उस टाइप के। इस तरह से बताया मैंने, जैसे डी का मान निकालना है, फिर एक्स का मान निकालना है, या डी एक्स का मान निकालना है, डी वाई का मान निकालना है। तो ऐसे विकल्प आप क्या करो, लिख के रखो। और समय क्या होता है, जब हम कई बार एक बार लिखे रहेंगे और हम उसको रिवीजन किए रहेंगे तो हमको तुरंत एग्जाम में देखने पे मालूम पड़ता है कि इसका उत्तर ये आने वाला है। लेकिन एक तरीका याद रखो कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना प्लीज, ओवर कॉन्फिडेंस में जरा भी नहीं जाना है। ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं बच्चे गलती करते हैं। मैंने चेंज कर दिया, मैं क्या करूंगा, यहाँ 3 था ना, मैं 4 कर दिया, चलो फिर आप क्या करोगे, उत्तर जो भी लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए करने का, लेकिन आप करके जाओगे तो आपको उसमें समय बहुत बहुत कम लगेगा। अब देखो, अब मेरा काम एज अ स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर पेपर में लिखूंगा। ये क्वेश्चन पेपर में लिखा है, आपको आंसर पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये बार बार मैं बोल रहा हूं। देखो हाँ, मैंने क्या लिखा है, अभी आंसर पेपर में मुझे इतना लिखना है। देखो ये मैं लाल से लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्रश्न क्रमांक 1A, राइट, इसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे आंसर 1, ओके, आंसर 1। अभी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे हल करना है कैसे, क्या करना है, इसको कैसे हल कर लूं, क्या कर लूं। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो पेपर का आखिरी पन्ना है, इस पेपर का जो आखिरी पन्ना है, मैं यहाँ पे रफ लिखा हूं, तो यहाँ पे मैं हल करूंगा। आप यहाँ ही कहीं हल मत करना। देखो हाँ, लास्ट पन्ने पे हल करना है। जैसे मैं आपको लास्ट पन्ने पे ले जाता हूं, उसको हल करना है
तो x प्लस वाई बराबर 3, 3x माइनस 2y बराबर 4, बराबर है। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये रफ कॉलम है, ये मैं रफ पे लिख रहा हूं, ध्यान में रखिए, रफ कॉलम पे लिख रहा हूं, यहां नहीं लिखना है। तो अब मुझे क्या करना है कि d का मान निकालना, मैंने आपको आइडिया बताया था। d मतलब क्या होता है, देखो a b c, राइट। तो d निकालने के लिए जो आखिरी वाला है, अभी उसको सूत्र है ना, बराबर है, सूत्र है, सूत्र के हिसाब से करोगे a1 बटे a2 b1 बटे b2, बराबर है, इस तरह से करोगे। या मेरा तरीका याद रखो, मैंने कहा जब d का मान निकालना तो यहाँ पे उंगली रखेंगे, बाकी के बच्चे हुए नंबर को लिखेंगे 1 3 1 ऋण 2। देखो हाँ, 1 3 1 ऋण 2 लिख दिया। अब तिर्या गुणा आपको मालूम है, तिर्या गुणा करना है आपको, तो ऋण 2 ऋण 3 गुणे 1, तो ऋण 2 ऋण 3 बराबर कितना मिलेगा, ऋण 5। ऋण 5 आया, ये मेरा रफ का कॉलम हो गया। देखो ये मैंने रफ में लिखा है, यहां आपको सामने हल नहीं करना है। रफ में लिखा -5 आया, अरे -5 मेरा क्या आता है, सी आता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखो सिर्फ लिखेंगे सी, इतना ही लिखेंगे। देखो आपको सिर्फ ये इतना लिखना है, पहले का उत्तर, अंडरस्टूड ना। देखो मैंने पहले का आंसर 1 का सिर्फ सी लिखा, ये सब जो आपका रफ कॉलम में करना है आपको, आ रहा है समझ में। नहीं तो आप क्या करते हो, यहीं पे इसको सब हल कर देते हो, उसके नीचे बहुत सारा, कुछ नहीं करना, ये सब चीजें रफ कॉलम में करो। खाली ये मेरा क्वेश्चन पेपर पे दिया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये इतना सारा क्वेश्चन पेपर में था, इतना क्वेश्चन पेपर में था, इसको कहीं भी लिखने की जरूरत आपको नहीं है। आप यहाँ पे आएंगे एज अ स्टूडेंट, देखो ये स्टूडेंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आकर यहाँ से लिखना शुरू करता है, क्वेश्चन नंबर 1 ए में आंसर 1 सी, दैट्स ऑल। ओके, अगर मान लो किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया -5, उत्तर तो सही है, लेकिन इधर पहले मैंने यहाँ पे आपको पहले शुरू बताया, क्या होता है, वर्णाक्षर। वर्णाक्षर मतलब उसके जो अल्फाबेट्स है ए बी सी ही लिखना है आपको, आ रहा है समझ में। ये साल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, इसलिए आपको क्या ध्यान देना है, कुछ भी नहीं लिखना। और देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, दूसरा बताता हूं, यहाँ पे आंसर लिखते हैं ए, ऐसा बी, फिर ऐसा सी, फिर ऐसा डी लिखते हैं। अब उसको मालूम है सी है, तो उसको या तो ऐसे चौखट बनाएंगे या तो सी करते हैं। ये भी नहीं करना है बच्चा, आपको इसमें समझ आ रहा है ना, ए बी सी आपको डी लिखने में समझ आ रहा है। आपका बोर्ड कहता है कि बच्चों का टाइम कैसे बचेगा, टाइम कितना और कैसे बचेगा, ये सब। और मान लो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लीव इट, दूसरा करो। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रश्न हल करोगे, आपका क्वेश्चन पेपर जैसे जैसे खत्म होते आएगा, ये आपके दिमाग में आते रहेगा, क्योंकि दिमाग में फिट है आपको कि मेरे को ये नहीं आया, आने धीरे धीरे आपको आइडिया मिलते रहेगा। नहीं तो मुझे ये नहीं आ रहा है, मैं इसमें आधा घंटा दे दे रहा हूँ, नो। आपके घड़ी में टाइम दिया है, जैसे मैंने मान लो पहले प्रश्न को मैंने दिया है 5 मिनट, 5 मिनट दिया है, 5 मिनट घड़ी का होते ही देखते, लीव इट दैट प्रश्न, गो टू द अनदर प्रश्न, दूसरे प्रश्न में जाइए आप, उस प्रश्न को छोड़ दिए, आगे बढ़िए। ये टाइम मैनेजमेंट का कैसे करना है, हाउ टू राइट द आंसर पेपर, ये हम आपको सब बताने वाले। तो अभी ये ध्यान में रखना है, इसका विकल्प मैंने लिखा सी लिख दिया, दैट्स ऑल। ये आपका काम खाली इतना लिखना है, ये पहला क्वेश्चन अपना खत्म हो गया, अंडरस्टूड नाउ। ये पेपर का काम है, ये रफ में आपको करना है। और मान लो अगर आपको आता है, आपको बहुत सारे बच्चों को देखने पे ही आ जाता है, दिमाग में गुणा भाग कर लेते हैं वो लोग, तो सी है, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा टाइम आपका बच जाता है। ओके, अभी मैं दूसरा प्रश्न बताता हूं, ये पहले का भी इतना आंसर लिखना है, मैं प्रश्न दूसरा लिखता हूं। देखो प्रश्न दूसरा क्या है हमारे पास, कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है, देखो ऐसा बता रहा है वो, ऐसा बता रहा है कि दूसरा नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है। देखो उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस बताता हूं, कॉमा कहां लगाना है, बच्चे लोग ध्यान से सुनना। देखो हाँ, चोर को पकड़ो मत जाने दो। देखो हाँ, अभी पहले मेरा कहना है कि किसी घर में चोरी हो, बोले चोर को पकड़ लो, लेकिन उनका जो चौकीदार था वो थोड़ा
क्या था, उसको नॉलेज था, चोर को पकड़ो मत जाने दो। देखो उसने कॉमा यहां लगाया, चोर को पकड़ो मत जाने दो। अगर मान लो कॉमा है, चोर को पकड़ो मत जाने दो। अंडरस्टूड ना? अभी मैं ये क्यों बताया आपको, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, कौन सा वर्ग समीकरण है ये नहीं देखते ही नहीं है, ये नहीं देखते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, वर्ग समीकरण कौन सा ढंग से लिख देते हैं। इसमें दो टाइप के प्रश्न आएंगे। इसमें एक प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समीकरण है, एक प्रश्न वो आएगा, और दूसरा प्रश्न आएगा कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है। चार विकल्प दिए हैं उसमें से। अभी मैं चारों विकल्प लिखता हूं, चारों विकल्प लिखने के बाद आपको बताता हूं मैं उसका आंसर। देखो नंबर ए दिया हुआ है y स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 2y प्लस 7। बी दिया है 6y माइनस 5 माइनस y बराबर 0। सी दिया है हमारे पास y माइनस 81 बराबर 7y। इसके बाद है डी दिया है y माइनस 3 और y प्लस 3 बराबर 0। ये चार विकल्प दिए गए हमको। ओके, चार विकल्प दिए ए बी सी। तो अभी आपका रफ कॉलम, हाँ देखो मैं यहाँ पे रफ करता हूं, आप पहले से रफ करते हैं ना, रफ कॉलम बराबर है, रफ कॉलम में करना है। अभी वर्ग समीकरण है क्या, वर्ग समीकरण का सामान्य सूत्र मालूम है आपको, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ऐसे लिखते हैं, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस 1 वैल्यूज रहेगा, यही लिखो आपको, ये डायरेक्टली ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि आपको पहले आना चाहिए एक्स का वर्ग, एक्स की जगह पे वाई रहेगा, ए रहेगा, कुछ भी रहेगा, हम कॉमन लेते हैं एक्स का वर्ग, फिर एक्स, फिर एक संख्या आनी चाहिए, ये होता है वर्ग समीकरण। अगर मान लो जिसमें सिर्फ ऐसा आया एक्स प्लस 4 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो ये तो वर्ग समीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें वर्ग तो है ही नहीं, कहीं गुणा नहीं है, जब जोड़ देंगे तो 3x धन 4 आ जाएगा, राइट। तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो वर्ग समीकरण क्या होगा आपका, वर्ग समीकरण होगा जिसमें घाते 2 आता है। अब उसको चेक कैसे करेंगे, देखो बच्चे बहुत ध्यान से चेक करते हैं। देखो अभी देखो ये पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अगर मैं ये 2 का गुणा इसमें करता हूं, देखो हाँ, तो ये क्या मिलेगा, y का स्क्वायर बराबर 4y प्लस 14। देखो 2 का गुण 3 गुणा किया मुझे, तो y का वर्ग माइनस 4y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये वर्ग समीकरण है, क्योंकि ये y का वर्ग है, y है, एक संख्या है और बराबर 0 है, करेक्ट। अभी ये तो मैंने रफ में किया। सेकंड नंबर 2 में देखेंगे। नंबर 2 में अगर तिर्यक गुणा करते हैं, देखो नंबर 2 में फिर से तिर्यक गुणा करेंगे या एलसीएम ले लेंगे, या एलसीएम, देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं। अभी उनके दिमाग में रहता है डायरेक्टली, ओके y यहाँ पे है, इसमें y का गुणा करेंगे 6 हो गया 5y माइनस वाई स्क्वायर। देखो हाँ 6 माइनस 5y माइनस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट वो बच्चे बड़े इस तरह से। अभी जब हम इस स्टेज पे आते हैं ना, तो हमको बहुत सारा मालूम पड़ जाता है, तो हम इस तरह से करते थे। क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। यही वर्ग समीकरण है, क्योंकि y का वर्ग है, y है और एक संख्या है, बराबर है। अभी नंबर 3, ये देखो मैं बड़े लेंदी मेथड से जा रहा हूं अभी समझने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है बच्चे लोग, आपको देख के मालूम पड़ जाएगा। अब जब 2 बार हल करोगे ना, तो प्रश्न को देख के ही आपको हल करने का मतलब उत्तर मालूम पड़ जाएगा। देखो सी वाला है y माइनस 81 इज इक्वल टू 7y, करेक्ट। अभी क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, या माइनस 81 इज इक्वल टू 7y माइनस y, तो माइनस 81 इज इक्वल टू 6y, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 81 बटे 6। अभी आपको यहाँ पे कहीं इस टाइप का समीकरण मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हमको विकल्प क्या मिला, अभी आप ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना है। आपको मालूम है कि ये जो समीकरण है ये वर्ग समीकरण नहीं है। तो देखो आंसर 2, अभी एक लाइन छोड़ने का, एक लाइन छोड़ो, हाँ एक लाइन छोड़ा, आंसर 2 विकल्प सी, इसका भी सी आएगा, उसका आएगा विकल्प सी। समझ में आएगी, समझे क्या आप लोग।
ओके, अभी इसके बाद नंबर तीसरा बताता हूं मैं, अंकगणितीय श्रृंखला वाला है। तो ये दो हो गए आपके पास प्रश्न। अंकगणितीय श्रृंखला वाला एक ले लेते हैं हम लोग। अंकगणितीय श्रृंखला के लिए यदि देखो ऐसे लिखेंगे, तीसरा तीसरा मैं थोड़ा तीसरा है, किस अंकगणितीय श्रृंखला के लिए यदि यदि T8 बराबर 6, D बराबर -2, तो A बराबर कितना होगा? अभी आपको विकल्प दिया हुआ है इसमें, A 18, B दिया हुआ है 14, उसके बाद C दिया हुआ है 16, उसके बाद D दिया हुआ है 20। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। अभी आपका रफ कॉलम क्या पड़ता है, क्या कहता है कि आपको इसको किस तरह से हल करना है। ओके, तो इसमें हम लोग सूत्र लगा देंगे। अभी आपको T8 दिया है, 6 दिया है, तो A का मान ज्ञात करना है। ओके, तो आप Tn का सूत्र लगाएंगे। देखो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ये रफ कॉलम हो गया। देखो ये हल करना अनिवार्य नहीं है, आप रफ में भी कर सकते हो, ध्यान में रखो। अभी देखो यहाँ पे T8 दिया हुआ है, यानी कि Tn, n का मान कितना होगा 8, n बराबर कितना होगा 8। ओके, Tn बराबर कितना होगा 6, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 6 बराबर A प्लस 8 ऋण 1 गुणे ऋण 2। देख लो, तो 6 बराबर A प्लस 7 इंटू -2, तो 6 इज इक्वल टू A, 7 दूनी 14 ऋण 14, इसलिए A बराबर कितना होगा 6 धन 14 बराबर 20। अब देखो 20 कौन से विकल्प में आया? अभी मैंने आपको बताया, ये अभी जैसे आप इतना पूरा हल करोगे, बोलोगे सर इतने के लिए 1 नंबर है खाली, लेकिन आपको बहुपर्यायी दिया गया है, ये आपको समझना है। आप मन में भी हल कर सकते हो, आपको हल करना अनिवार्य नहीं है। तो अभी आंसर नंबर 3, एक लाइन फिर से छोड़ना है। देखो आंसर 3, अभी इसका विकल्प क्या आया है? ए 20 है, 20 क्या है डी, यानी कि आपको लिखना है डी। मैंने गलती से लिख दिया, रे रे रे, ये तो गलती से लिख दिया, 20 हो गया, अरे बाप रे। हाँ, तो आपको ये डी लिखा ही नहीं, लेकिन उसमें मार्क्स कटने की संभावना रहती, क्योंकि 20 हमारा सही है, उत्तर सही है, लेकिन आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट करना है। वो कहता है यहाँ पे आपको डी लिखना है। ये 3 प्रश्न मैंने कर दिए आपको। एक चौथा प्रश्न बताता हूँ। ओके, 3 प्रश्न हो गए हमारे, चौथा में इस तरह से हल करना है आपको। अभी ये एक दिन, अभी जैसे ये खत्म होगा बच्चे लोग ना, तो हमारा पूरा सेशन रहेगा, पूरा दिन मेरा ही रहेगा। एक दिन गणित 1 के लिए, एक दिन गणित 2 के लिए, तो उसमें कैसा होगा, हम पूरा पेपर सॉल्व करके आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपकी तैयारी अच्छी तरह से रहनी चाहिए। देखो चौथा क्या है, यदि पी बी बराबर 0.75, NS बराबर है 100, तो NB बराबर कितना होगा? अभी इसके अंदर विकल्प दिया है, ए दिया हुआ है 25, बी दिया है 75, सी दिया है 750, डी दिया है 5/6। देखिए ये हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। अभी आपको क्या करना है, दिमाग में भी आप हल कर सकते हो। पी बी इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू एनबी अपॉन एनएस, ये सूत्र होता है आपका। तो मैं रफ में इसको हल कर सकता हूं, रफ यहां लिखेंगे आप पीछे और हल करेंगे। पीबी बराबर एनएस एनबी बटे एनएस, ये वाला सूत्र आपको मालूम है, संभाव्यता का लगाते हैं हम लोग। तो पीबी का मान कितना दिया है 0.75, एनबी आपको ज्ञात करना है, एनएस बराबर कितना है 100। अब तिर्यक गुणा करेंगे, एन बी बराबर 0.75 गुणे
100। अभी छोटा सा हिंट देता हूं मैं आपको, यदि आपको 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है तो अपना बाएं हाथ पकड़ो, दशमलव बाएं हाथ से दाहिने की तरफ जाता है। ये मेरी बात समझ में आ रही? देखो मैं आपको बता रहा हूं, गुणा करते मत बैठो, ये छोटी सी हिंट है कि 100 से अगर मान लो गुणा करना है तो 0.2 अंक बाएं से दाएं भागता है, भाग देना है तो दशमलव दाहिने से बाएं भागता है। तो आपको डायरेक्टली कितना होगा? 75 होगा। 0.1 अंक यहाँ गया, 2 अंक हो गया 75, 75.0 उसका वैल्यू था। आपको उत्तर कितना मिलेगा? 75। ये छोटा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग, आप टाइम इसको बचा सकते हैं, इसको ओके, टाइम बचा के आप इसको कर सकते हैं। तो अभी आंसर 4 देखो, आंसर 4 जो हो गया, आंसर 4 क्या आया? 75 कौन सा? बी। आंसर 4 75 क्या होता है? बी है। अब ये 4 प्रश्न देखो हमने लिखा, अभी आपने कितना लिखा? ये सब तो पेपर में था, ये रफ कॉलम में था, अभी आपने खाली इतना लिखा। देखो इतना, ये आपको इतना लिखना है। इतने में लिखने के लिए कितना समय आपको चाहिए? क्योंकि आप बहुत सारे प्रश्नों के प्रैक्टिस किए रहोगे तो सारे प्रश्नों को क्या होगा, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमको याद रहेंगे, बराबर है। लेकिन अगर मान लो आप कंफ्यूज होते हो तो एक आध मिनट लगता है, आधा मिनट लगता है, उसको हल कर सकते हो, आप लोग रफली हल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप ही आना चाहिए, एक दो स्टेप खा जाओगे तो चलेगा, लेकिन उत्तर आपको आना चाहिए। तो ये आपको इतना से उत्तर आया, एग्जामिनर सीधे ऐसे करेगा 1 2 3 4 बराबर 0, 4 मार्क्स मिल गया आपको। समझा कि नहीं? यहाँ पे आपको इजिली मार्क्स। और दूसरा हिंट, अभी बच्चे क्या करते हैं, ये उसने सी लिखा था, वो कंफ्यूज हो गया, सी नहीं आता यार, ये कट करता है, वहां पे क्या लिखता है? डी। फिर कंफ्यूज होता है, नहीं नहीं ये नहीं आएगा, ये बी आएगा। फिर कंफ्यूज होता है, फिर ए आएगा, ये लिखा उसने। ये क्या करता है? चारों लिखता है, इस तरह से लिखता है। कंफ्यूज मत होइए, अगर आपको नहीं आता ना, आप ध्यान में रखिए, उसको छोड़ दीजिए, कुछ मत लिखिए, छोड़ दीजिए। जो 15 मिनट मैंने आपको बताया ना, लास्ट के 15 से 20 मिनट जो आपको बचा के रखते हैं, इसके लिए रखने का। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे पेंसिल से, हाँ पेंसिल से, क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है आपको, तो पेंसिल से स्टार मार्क करिए। स्टार मार्क का मतलब समझ जाने का कि मेरा ये क्वेश्चन छूटा हुआ है। अंडरस्टूड नाउ? ये क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ है, मुझे लास्ट में क्योंकि जैसे जैसे पूरा पेपर हल करोगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या आ सकता है। आ रहे समझ में? तो ये आपके मैंने 4 ऑप्शन बता दिए। अभी एक प्रश्न का बता देता हूं आपको कैसे लिखना है। ये लिखने का तरीका देखो, मैंने आपको बताया सेम एज इट इज वैसे लिखना है आपको, वैसा ही लिखना है, उसके आगे जाना नहीं। आप मैंने बताया 15 नंबर, मान लो उत्तर 20 आया, 25, यहाँ 75 आया, आप यहाँ 75 लिखोगे, आप तो सही हो, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वो कहता है वर्णाक्षर, यानी कि आपको ए बी सी डी लिखना है, बाकी उत्तर को नहीं लिखना है। ठीक, देखो मैं अभी एक प्रश्न आपको बता देता हूं। हाँ अभी देखो, देखो एक प्रश्न ऐसा है, 2x प्लस 5y बराबर 16 का आलेख खींचने के लिए, आलेख खींचने के लिए, आलेख खींचने के लिए यदि यदि y बराबर 2 तो x बराबर कितना होगा? ओके, y बराबर 2 तो x बराबर, अभी इसको पर बहुत अच्छा हिंट देने वाला बच्चे, आप ध्यान में रखो। विकल्प ए है 3, विकल्प बी है ऋण 3, बराबर है, विकल्प सी है 13, विकल्प डी है ऋण 13। ओके, अभी आपका ये तो काम पेपर में आ गया। अभी आपका काम होता है प्रश्न क्रमांक 1A, मैं बार बार लिख रहा हूं, देखो आपके उस पन्ने के अंदर एक खाना रहता है, उसमें प्रश्न लिखने का, ए बी सी ओ लिखने का, बराबर है। यहाँ आप देखो प्रश्न क्रमांक 1 फिर ए, ये 2 हो गया, उसके बाद वाले खाने में आपको जो लिखना है वहां से लिखने का। तो ये हो गया 2 खाने का लिखा हमने प्रश्न क्रमांक 1। उत्तर या आंसर लिखो, हल लिखो, कोई भी लिखो, आंसर 1। अभी इसको मन में कैसे हल करना है, मन में हल करना है, देखो हाँ बच्चे आपको मन में बताता हूँ। y इक्वल टू 2, हाँ 5 दूनी 10, 6 2 3, देखो मैंने कितना फटाफट मैंने किया। y का मान देखो, ये अभी मैं रब बताता हूं और फिर कैसे थिंक करने का। 2x प्लस 5y बराबर 16, y बराबर 2,
ओके, तो y बराबर 2, तो यहां लिखेंगे हम 2x धन 5 गुणे 2 बराबर 16, तो 2x धन 10 बराबर 16, तो 2x बराबर 16 ऋण 10, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर 6 बटे 2 बराबर 3 आएगा। ये इतना बड़ा गड़बड़ गड़बड़ करने से अच्छा ध्यान में मन में करने का। देखो मैं मन में करता हूँ, 5 दूनी 10, 16 में से 10 गए, कितना आएगा 6, 6 बटे 2 3 आएगा। उत्तर 3 कौन सा? ए। तो आंसर आ जाएगा आपको यहाँ पे विकल्प। ये इस तरह से, ये रफ मैंने क्यों बोला, जब अगर आपको कंफ्यूज होते हो, अगर आपको नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपको रफ करना है। समझ में आया? ये रफ का कॉलम है। अभी मन में मैंने कर लिया, मेरा हो गया उत्तर। मैं 1 सेकंड में, कितना मिनट लगा मुझे? मिनट भी नहीं लगा, सेकंड में मैंने क्या कर दिया, इस प्रश्न को हल कर दिया। प्रश्न पूरा मेरा हल हो गया। इसमें समय बर्बाद नहीं करना है। बोर्ड का नियम, बोर्ड क्या चाहता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय कठिन प्रश्नों में लगे, सरल वाले प्रश्नों में उनको ज्यादा समय ना लगे, इसलिए वो ऐसे लिखते हैं। नहीं तो देखो पहले पहले क्या करते थे बच्चे, ये पूरा प्रश्न लिखते थे, हाँ पूरा उत्तर लिखते थे, ए 3 पूरा लिखते थे। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आंसर 1 ए, दैट्स ऑल। पहले भी प्रश्न अनिवार्य नहीं था, लेकिन बच्चे लिखते थे। अब कुछ नहीं करना है, प्रश्न क्रमांक डालना है, क्योंकि जो एग्जामिनर आता है ना, उनके पास ऐसा क्वेश्चन पेपर रहता है। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर के पास रहता है, उनके पास 1A में क्या है, 2A में क्या है, वो मालूम है ना। आपको प्रश्न लिखने की जरूरत ही नहीं है, निम्नलिखित प्रश्नों के हल करो, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो ए हो गया, अंडरस्टूड। अभी मैं एक प्रश्न और बताता हूं, जिसे मैंने बताया था वर्ग समीकरण है या नहीं है। अभी देखो दूसरा प्रश्न मेरे पास है, प्रश्न क्रमांक दूसरा है। अभी देखो जो टाइप मैं बता रहा हूं ना, मोस्टली वही टाइप आएगा, ध्यान में रखो, वही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उस टाइप के 5-5 प्रश्न आप निकाल लो किताब में से, राइट? किताब में मिलेगा, 21 में कहीं और से मिल जाएगा, तो आप वो 5-5 प्रश्न निकाल लो। देखो दूसरा है वर्ग समीकरण, एक ही बताऊंगा, इसमें ज्यादा समय आपका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। x का घातीय 2 ऋण 7x धन 2 बराबर 0 के लिए विवेचक का मान, विवेचक का मान क्या होगा? ओके, देखो क्योंकि आप अगर मन में करते हो ना तो गलत जाता है, तो भी अगर वो विकल्प नहीं है तो आपको मालूम पड़ जाएगा मैं गलत जा रहा हूं। अगर आप मन में करते हो तो अगर मान लो आपका उत्तर वो इससे मैच होता है, हाँ मैं सही जा रहा हूं, तो ए का कितना हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी 3 डी माइनस 3। अब देखो विवेचक निकालना है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? तो बी का मान कितना है 7 ऋण 7। हाँ देखो मैं कर रहा हूं मन में, हाँ 7 का वर्ग कितना हो गया 49, ओके। फिर इसके बाद माइनस 6 चौक 24 दूनी 48, कितना आ गया, 1 आ गया। देखो देखो मैंने कैसे किया, आपको फिर से बताता हूँ बच्चे लोग। बी का मान कितना आएगा ऋण 7, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मन में करने का। तो माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 2 बराबर है। तो ऋण 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 माइनस 48, देखो 6 24 दूनी 48, कितना आएगा 1 आएगा। तो ये आप करना ही नहीं है, अभी इसमें क्या करना है आपको सोचना है। बी का वर्ग 7 का 49, 6 दूनी 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 49 में से 48 गए। खाली चिन्हों को ध्यान रखना है, चिन्हों को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो आपको बराबर से समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉपर है क्या नहीं है। चिन्हों को ध्यान रखना बस, बाकी चिन्ह नहीं ध्यान रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपको। क्योंकि एक ऋण है, अगर धन रहेगा तो बहुत कोई सिंपल है, धन रहेगा ये वाला जो ये जी देखो ये जो भाग है ना ये वाला, ए और सी का मान यदि अगर धन में रहता है तो आपको डायरेक्ट यहाँ ऋण लिख दो। यहाँ पे अगर ऋण रहता है धन रहता है कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि ऋण 7 का वर्ग कितना होगा धन 49 होगा, धन 7 का भी वर्ग कितना होगा धन 49 होगा। मेरी बात समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ पे अगर ऋण रहेगा तब उसमें चिन्हों को ध्यान देना, विशेष करके यहाँ ऋण है धन है क्या है। अगर मान लो यहाँ ऋण नहीं रहता है तो आप डायरेक्ट पहले ऋण लगा दो फिर गुणा कर दो, यानी कि 6 चौक 24 दूनी 48 उत्तर आएगा एक। इसको आंसर लिखेंगे, आंसर 1 2 में एक कौन सा ए। समझ में आएगी आपको? देखो मैंने आपको ये 4-6 प्रश्न बताए हैं, अभी आपको मैं काम बताता हूँ बच्चे लोग। इसमें फुल 4 मार्क्स लेना है तो अभी से तैयारी में लगना है। एक कॉपी लेने की, फुल बड़ी लंबी वाली कॉपी लेने की, उसमें इस टाइप के 4-5 प्रश्न या 5 पेपर जैसे आते हैं ना बहुपर्याय, 1 2 3 4 कौन कौन से पार्ट में से आते हैं उसके बहुपर्याय लिख लो आप।
लिख के अपने आप हल करो, उत्तर करो। देखो आज रखे रहोगे तो आपको एग्जाम के समय बहुत ज्यादा हेल्प उसमें मिलेगा। ओके, अभी बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए अभी इसमें। हाँ सर जी। हाँ सर बच्चों जी किसी को, हाँ अभी सुनिए बच्चे, आपको इसमें कोई भी डाउट होगा ना वो पूछ लीजिए, डोंट वरी। ये हम वापस से आपको रिवीजन करने वाले हैं, लेकिन पहले अभी जितना मैंने बताया उतना गुड मॉर्निंग सर। यस बोलिए बच्चा। सर ये पूरा बोर्ड के पेपर का पैटर्न है? यस बेटिया, अभी ये हमको जो दिया है ये पैटर्न है। अभी थोड़ा सा चेंजेस कुछ होगा, जो डिडक्शन हुआ है तो भी हम आपको बताएंगे, बराबर है। अभी मेरे पास जो लास्ट ईयर का पेपर है ना बच्चा, मैंने उसी टाइप से पेपर पैटर्न से निकाल के दिया हुआ है आपको। ओके, अभी इसमें 2 पार्ट जो कैंसिल किए हुए हैं उसके जो प्रश्न कहाँ कहाँ मर्ज करते हैं वो बताए गए, तो फिर हम आपको उसके बाद का बताया जाएगा। ओके, पूजा पूछो बेटा। सर अभी आपने जो बताया कि जो आएगा नहीं उसको स्टार बना के पेंसिल से रख देने का, तो फिर पूरा क्वेश्चन हल कर लेंगे, उसके बाद वो वाला 15-20 मिनट बाकी रहेगा उसमें देखेंगे, अगर आ गया तो वो पीछे लिखेंगे, चलेगा? यस बिटिया, नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे हो। आपको सीक्वेंस वाइज जाओ। देखो मैं 2 चीज बताता हूँ। हाँ, मैं एग्जामिनर और मॉडरेटर की तरफ, आप बच्चा ना प्रश्न क्रमांक 1 लिखे ना तो ये कंटिन्यू लिखो। आपको नहीं आता ना ये छोड़ दो उत्तर, यहाँ लाइन छोड़ दो ना जगह, आप पीछे मत लिखिए। आप मेरी बात समझे क्या? अभी जैसे प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है, हाँ, जिसे मान लो मुझे आंसर नंबर तीसरा जो है नहीं आ रहा है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह छोड़ देने की। आंसर नंबर 4 भी मुझे नहीं आ रहा है, मैं इसको जगह छोड़ देता हूँ। ये बाद में, अब ये दोनों पेपर आंसर पीछे लिखोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। सीक्वेंस वाइज लिखना है आपको, वो मैं तरीका बताऊंगा। सीक्वेंस वाइज ही लिखना है आपको, यहाँ वहां कहीं नहीं लिखना बच्चा। ओके, कभी कभी क्या होता है हमारा ध्यान भी नहीं जाता, एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाता, पता है उसमें ये आधा नंबर 1 नंबर आपका कट जाता है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो अगर ये सीक्वेंस वाइज रहेगा तो फटाफट ऐसे चेक करेगा, देखो ऐसे 1 2 3 4 डायरेक्ट 0 4 आंसर मार्क्स मिल गया आपको। ओके बच्चा। हाँ शांति यादव पूछो बेटा। सर हाँ बोलो बच्चा। सर जो ये बोर्ड पे क्वेश्चन है ना, मुझे यही नहीं समझा। ये वाला बेटा, ये वाला? हाँ, अरे विवेचक मतलब नहीं समझा मुझे। अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको ज्ञात करना है ना बच्चा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो आपको जब वर्ग समीकरण हमने शुरू किया था तो पहले मैंने ये दिया था, समीकरण दिया था। समीकरण में फिर आप उसमें लिखो a का मान, b का मान, c का मान, फिर आपको ये मान निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अंडरस्टूड? सुजीत पूछो बेटा। सर हाँ बोलो। सर जैसे बोर्ड के पेपर में ऑल क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा? बच्चा सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी तो ये पिछले टाइप का जो बोर्ड का पेपर था मैंने वो पैटर्न से निकाला हुआ है, और जहां तक मेरा अंदाज है ना, अगर भरोसा रखते हो तो समझो वैसे ही आता है बच्चा, उस टाइप के ही आते हैं। अभी आप तो हमने शुरुआत किया है ना, आपके परीक्षा तक हम लोगों को एकदम परफेक्ट आपको बना देंगे, डोंट वरी। पैटर्न अभी जो पिछला पैटर्न लिया मैंने वो पैटर्न से किया हुआ है। हाँ अरमान पूछो बेटा। अरमान। सर मैं पूछ रहा था कि यह आपने बोला ना कि चौकड़ी भरना है, तो सर वो सम पूरा वहीं करके फिर उसमें चौकड़ी में ने उधर चौकड़ी नहीं लगा सकते? बिटिया चौकड़ी वकड़ी कुछ मत लगाओ। सुनो, मैं आपको बता रहा हूं ना क्यों नहीं लगाना है। क्योंकि आप लिखोगे फिर चौकड़ी लगाओगे, टिक करोगे, कुछ नहीं करना है, खाली आपको ABC लिखना है बस। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, कुछ बच्चे ऐसे लिखते बी, यहाँ पे C और D, तो इस पे ऐसा टिक करते हैं, इसको ऐसे चौकड़ी बनाते हैं। मत करो ऐसा बच्चा। इस वो क्या कहता है बोर्ड कहता है कि बच्चों का समय इस समय जा रहा है कि नहीं, आधा सेकंड भी जा रहा है तो जा रहा है ना आपका समय, तो वो नहीं करना, आपको खाली ऐसे पर्याय लिखना है। हाँ, आप ऐसे चौकड़ी बना सकते हो, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उत्तर लिख सकते हो। सिया पूछो बेटा। हेलो सर। बोलो बच्चा। यस सर। सर अगर रफ करना रहा तो क्या करेंगे? बेटिया रफ लास्ट पढ़ने पे, देखो मैंने आपको बताया ना, देखो मेरे पास ये बोर्ड का पेपर है मेरे पास। हाँ, वो जो दुकानों पे मिलता है इस तरह का पेपर है, तो मैं आखिरी पन्ना लेता हूँ, यहाँ रफ करने का, सारे रफ यही करना है बच्चा। कुछ बच्चे की आदत है ना ऐसे यहाँ लाइन खींच के रफ करते हैं, नीचे करते हैं, मत करो ऐसा बच्चा। ओके, वो उनका कहना क्या है, बोर्ड का कहना क्या है मालूम है क्या, कि हम घर में एंट्री करते समय दरवाजे पे अगर डस्टबिन रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। डस्टबिन अगर एक जगह पे कोने में रहेगा तो ठीक रहता है ना। तो वो जो कचरा हम रफ करते हैं तो गुड़गुड़ 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 कुछ भी लिख देते हैं ज्यादा करके। तो रफ आप
आखिरी पन्ने पे लिखो, बीच में यहाँ वहां कहीं मत करो बच्चा, आखिरी पन्ने पे करना है बस। ओके, नवघर पूछो बेटा। सर इसमें 4 कैसे आया किसने बिटिया? यही वाले क्वेश्चन में? इसमें 4ac सूत्र है बच्चा, b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र है, तो उसमें 4 है ही ना ऑलरेडी। आपको समझ में नहीं आया? देखो, ये देखो मैं बता देता हूं, देखो 6x का वर्ग माइनस 7x प्लस 2 बराबर, मैं थोड़ा फास्ट किया ना, तो a बराबर कितना आएगा 6, b बराबर माइनस 7 और c बराबर कितना आएगा 2। ओके, इस तरह से मैंने मतलब इससे किया, तो ये 4b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र है उसका। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग बच्चा, बोलो। सर मतलब मेरा एक क्वेश्चन था कि नंबर चेंज हो सकता है, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नंबर आ सकता है बोर्ड एग्जाम का? देखो देखो, मेरी बात सुनोगे बच्चा, तो मैं पेपर बनाता हूं ना, तो मैं बच्चों का बहुत हित रखता हूं, मैं नंबर चेंज नहीं करता हूं, बराबर है। लेकिन कैसा होता है पता है, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है ना, उसी तरह से आपका पूरा ध्यान उधर ही रहना चाहिए। आप कॉन्सेंट्रेट करो कि नंबर बदली किया है कि नहीं, फिर आगे डायरेक्ट आंसर लिखो। समझ में आया मेरी बात? देखो मेरे साथ जो गलती हुई, मैं क्या करता हूँ, मुझे याद हो जाता है, फट से मैं लिखता हूँ, मुझे उत्तर याद हो जाता है पूरा। अगर मान लो 2 पन्ने का भी प्रश्न रहेगा हल करना, तो मुझे याद हो जाता है। लेकिन अगर मान लो किसी ने चेंज कर दिया, बोर्ड में मेरे साथ ऐसे हुआ, यहाँ पे 2 था ना, 2 है, उन्होंने 4 लिख दिया था, बस अब सब गड़बड़ हो गया मेरा, तो उत्तर गलत हो जाता है बच्चा। इसीलिए आप कॉन्सेंट्रेट करो, नंबर चेंज मोस्टली नहीं करेगी। ओके, तो कठिन प्रश्न ऐसा कर सकते हैं, बाकी सब चीजों में नहीं करते, जैसा है वैसा ही लिखते हैं। बस खाली मैंने एक बताया ना, वर्ग समीकरण है, देखो आप लिखोगे वर्ग समीकरण है, दूसरा टीचर लिखेगा वर्ग समीकरण नहीं है, बताओ, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं देता। ठीक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा, बोलो। सर ये जो आप b स्क्वायर माइनस 4ac का सूत्र लिखे हो, सर ये सूत्र और बड़ा है ना सर? अरे बच्चा, वो सूत्र आपको करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये उत्तर लाना है, वो सूत्र कितना भी बड़ा रहने दो, उससे मतलब नहीं है। ओके, ये सूत्र और बड़ा है कितना छोटा है उससे मतलब नहीं, हमको हमारा ये उत्तर आ रहा है, हम रफ में करने, फटाफट करना है, हमको रफ में करना है। जब वो प्रश्न आएगा 2 नंबर के, 3 नंबर के आएंगे, तब वहां पे बराबर प्रॉपर सूत्र लगाना है। ओके, सूत्र तो वही है b स्क्वायर माइनस 4ac। रुचि पूछो बेटा। रुचि। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो बच्चा। हेलो बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो, आवाज आ सर रही जो है क्वेश्चंस आपने दिए हैं वो बुक से ही आते हैं ना? बिटिया आपको क्वेश्चन जो है हाँ ना, सर, जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के, वो बुक से ही आते हैं ना? टेक्स्ट बुक से ही सारे आते हैं बच्चा, लेकिन टेक्स्ट बुक में बहुपर्याय भी दिया रहता है, कहीं कहीं नहीं दिया रहता है, तो आपको उसके लिए रेफर क्या करना है, आपको रेफर करना है पिछले साल की, मान लो किसी के पास क्वेश्चन पेपर रहेगा, 2-3 क्वेश्चन पेपर ले लो, 2 साल के क्वेश्चन पेपर ले लो, उसके बहुपर्याय ले लो, फिर उसके बाद आपको एक 21 सेट आती है, उसके अंदर ना बहुपर्याय अलग अलग से दिया ही रहता है बच्चा, उस टाइप के ना बहुत सारे प्रश्न दिए रहते हैं, तो उसमें से बहुत सारा आपको मैटर मिल जाएगा। ओके सर, जो रफ करना है वो आंसर पेपर के लास्ट पेज पे करना है ना? यस, लास्ट पे। वो अभी चिंता मत करिए बच्चा, वो मैं एक सेशन उसका पूरा लेने वाला हूँ, किस तरह से क्वेश्चन पेपर में लिखना है, क्या लिखना है वो नहीं बताऊंगा मैं, कैसे लिखना है वो बताऊंगा मैं खाली। ओके, यू डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन रफ लास्ट पन्ने पे ही करना है आपको, यहाँ वहां कहीं मत करो। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से संबंधित? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा। बोलिए बच्चा, कुछ है प्रश्न, बोलिए। हाँ। अभी मेरा एक, सुनिए बच्चा, एक मेरा मूल मंत्र क्या है कि अभी आप रोज के रोज, आज मैंने पहला पाठ लिया 2-4 अंक वाले रेखीय समीकरण या वर्ग समीकरण, उसको एक पूरा रिवाइज कर लो, 10 प्रश्न है ना, उसमें से 2 हल कर लो, बाकी को देख लो, ऐसे रिवाइज करते जाओ। और फिर इस तरह के क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन पेपर अगर पिछले साल के बच्चों का मिलता है तो क्वेश्चन पेपर ले लो, 1-2 पेपर और जमा करके उसको लिस्ट रखते रहिए, उसको देखते रहिए, आपको प्रॉपर आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक, सचिन पूछो बेटा। बोलो सचिन। सचिन पूछो। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए सर
पाँच मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? अच्छा अभी आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, फिर से जरा पूछो। बहु प्रश्न में मतलब कोई 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का पूछा जाता है? सॉरी बच्चा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर। रेंज में रहो आप अगर रेंज में रहोगे तो आपकी आवाज आएगी अच्छी से। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा बोलो। वो सर प्रैक्टिस प्लस अगर में से मतलब 4 मार्क्स का पूछा जाता है क्या क्वेश्चन? अभी 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 मैं आपको एक एक नंबर वाला बता रहा हूँ ना, इस पे ध्यान दो बच्चा। मैं आपको बताऊंगा अभी जब क्वेश्चन पेपर पे दूसरे तीसरे चौथे पे आएंगे ना हम लोग। अभी आज मैंने 1A का कराया, कल आपको 1B का कराया जाएगा, फिर 2A 2B इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा, फिर प्रॉपर आपको उस समय आइडिया मिल जाएगा। अभी 1A का ध्यान रखो आप लोग, ओके? वो बताएंगे आपको। और कोई प्रश्न है बच्चा पूछो। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ शायद सबको समझ में आया सर अच्छे से। ओके शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। धन्यवाद सर जी। हाँ धन्यवाद, सभी बच्चों को भी धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। अभी पढ़ाई में जरा बच्चा ध्यान दो। हाँ गणित के बिना अधूरा है। 2 घंटा कम से कम बिफोर लंच और आफ्टर लंच 2-2 घंटा आपको गणित करनी है, ओके? और भी गणित करनी है, देखना नहीं है। मैं ब्लैक बोर्ड पे क्यों पढ़ाता हूँ मालूम है आपको? क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए। पीपीटी दे दिया आप 100 के 100 पे। नो, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है उसको लिखो आप लोग। वंस यू राइट आपको समझ में आ जाएगा, ओके बच्चा? राजदर जी को कुछ पूछना चाहते हैं। पांडे जी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए। पूछिए। राजदर पांडे जी पूछिए। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। हाँ सर जी बोलिए। हाँ बोलिए सर जी। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही सर आपकी आवाज। हाँ रजक सर। हाँ सर जी। सबसे पहले तो आज के सेशन के लिए धन्यवाद। अच्छा सर। और एक ये था कि बच्चों की रिक्वेस्ट ये है कि मैथ्स 1 के हाँ अपने 4 ही चैप्टर हैं। हाँ उसके कुछ 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस का हाँ एक शॉर्ट नोट बना करके अगर उसका थोड़ा सा आप कुछ मेन पॉइंट्स बता करके एक सेशन लेते तो काफी अच्छा रहता। आप मुझे टॉपिक दे दीजिए, सब बन जाएगा बस। ओके सर, थैंक यू सो मच। मुझे जो टॉपिक दे देंगे और कितने क्वेश्चन बनाने हैं मैं आपको बना के दे दूंगा सर जी। और उसका कैसा बना के फर्स्ट क्लास का पीडीएफ बना दोगे ना तो बच्चों को और हेल्प। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हाँ मैं एग्जिट हो जा रहा हूँ सर। ओके। हाँ अच्छा थैंक यू।